स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स में क्या है? फॉर्मेशन सबसे पहला है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब मुझे कोई अपनी शॉप खोलनी है। शॉप खोलने के लिए मेरे पास कोई एक सेपरेट लॉ नहीं है कि मुझे ये बताया जाए कि शॉप किस तरीके से खोलनी है, इस लोकेशन पे होगी, ये तुम्हारे बोर्ड का साइज होगा, ये ऐसे प्रोडक्ट तुम्हारी शॉप पे नहीं बिकने चाहिए, इस प्राइस रेंज के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी लॉज यहाँ पे नहीं है। ना हमें कोई एग्रीमेंट साइन करना होता। आज मेरा मानना है चलो मैं शॉप खोल लेती हूँ अपनी कॉस्मेटिक का सामान बेचने की, तो वहां पे मेरे को कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है, ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज मुझे ज्यादा करनी है। तो इसलिए यहाँ ओपनिंग ऑफ द शॉप, ओपनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज इजी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स द सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करे। देन हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। कोई भी मतलब बहुत कम यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। देन दो इन सम केसेस वन में रिक्वायर्ड लाइसेंस। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें शराब की दुकान खोलनी है तो वहां पे हमें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके देन लाइसेंस लेना होता है, देन वी कैन सेल द लिकर। ठीक है, फिर उसके बाद है क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन इजिली। बिजनेस का जो क्लोजर है उसको भी हम इजिली कर सकते हैं। और यहाँ लाइसेंस हमें मेडिकल शॉप खोलने के लिए भी लग सकता है, जैसे केमिस्ट की शॉप होती है उनको भी लाइसेंस चाहिए होता है। फिर उसके बाद है क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी इजिली डन। आज म- मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना वो शॉप खोलने का, वो ये था कि मैं काफी दिन से खाली बैठी हूँ, मैंने गवर्नमेंट पेपर भी दे दिया है बट उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो थोड़ा सा क्यों ना अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाया जाए, कुछ पैसे कमा लिए जाए। अब मेरा जो फॉर्म है ना वो आ चुका है, जॉब ऑफर आ चुका है गवर्नमेंट कंपनी में, तो वहां मेरी जॉब लगी। अब मैंने क्या किया, शॉप को बंद कर दिया, चलो भाई बंद करो, अब नहीं कमाना, अब तो हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। तो मैंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। और बंद करने में भी कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज यहाँ पे नहीं करनी होती है ज्यादा। ठीक है, दस देर इज ईज इन फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे फॉर्मेशन एंड बिजनेस के क्लोजर में आसानी है। तो यहाँ क्या करना है, हमारे पास सेपरेट फीचर्स है। यहाँ अब तुम एक चीज और लिख सकते हो, ये नो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दूसरे फीचर का पार्ट है। यहाँ तुम लिख लो लाइसेंस इन सम केस रिक्वायर्ड, जैसे केमिस्ट या फार्मेसी। ठीक है, या फिर लिक्कर शॉप, ये तुम लिख सकते हो। उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या है, इसमें ये बोला जाता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल एसेट को भी ले सकता हूँ अगर मेरा जो पैसा है वो कम पड़ रहा है। कौन कह रहा है ऐसा? क्रेडिटर बोल रहा है। क्रेडिटर के पास मान लो मेरा जो बिजनेस है ना वो ठप पड़ा है, उसमें ना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, प्लस मेरे को अपने क्रेडिटर के पैसे देने हैं। अब मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये और जो क्रेडिटर है वो 20,000 के, यानी कि मेरे को 20,000 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी जेब में 10,000 रुपये ही है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी फॉर्म है जिसमें कि मैं अपने घर की पर्सनल एसेट्स को भी क्या कर सकती हूँ, बेच के पैसा दे सकती हूँ। मतलब कि यहाँ पे जो क्रेडिटर है ना वो मेरी घर की एसेट को भी बेच सकता है, उसका पैसा जो है वो रिकवर कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मेरी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि जितना तुमने पैसा बिजनेस में लगाया था, मान लो मैंने लगाया था 2 लाख, अब 2 लाख जो थे मेरा घाटे में चल रहा है, घाटे में चलते चलते सिर्फ मेरे पास 2 लाख में से 10,000 रुपये बचे, तो मैं 10,000 के ऊपर का जो भी पेमेंट करना है मुझे अपने घर की एसेट मुझे बेचनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है, जैसे तुमने ना अपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा कि अब से ना हम बिजनेस और खुद को अलग मानेंगे, दो अलग अलग इंसान मानेंगे, दो अलग अलग पर्सन मानने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है कि मतलब यहाँ क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप वाले केस में हम बिजनेस और एंटिटी इंडिविजुअल को सेम मानते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद है सोल रिस्क बियरर, यानी कि अब देखो मालिक भी एक अकेला, जिसमें हमने ऑन कंट्रोल्ड मैनेज्ड पढ़ा था, 3 वर्ड पढ़े थे। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, फीचर्स निकाल रहे हैं। कंट्रोल्ड वाले शब्द से हम फीचर निकाल सकते हैं, और एक हम निकाल सकते हैं रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। तो ये यहाँ से निकल जाएगा अपना, पहले चैप्टर में मैंने ऐसे निकलवाए थे पहले 5 फीचर जो बिजनेस के थे। तो यहाँ पे लिखा है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट ऑफ द रिसिपिएंट, या प्रॉफिट रिसिपिएंट। तो यहाँ पे बोला है कि जितना भी जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को, उस पर्सन को बिलोंग करेगा जिसने वो बिजनेस खोला था, जो उस बिजनेस का ओनर है। तो यही बात बोली है, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। इसमें क्या बोला है, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न बाय all alone by the sole proprietor. However, if the business is successful and proprietor enjoy all the benefits, अगर business successful हो जाता है तो proprietor क्या करता है, सारे benefits का enjoy करता है। He receive all the business profit which become direct reward for his risk bearing। ठीक है, तो यहाँ साइड में तुम लिख सकते हो risk and loss both will be of the owner। ये मैंने कुछ कहानी जनरेट की थी, बट तुम ऐसे याद कर लो। ये इसका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद है कंट्रोल। अब ये भी अपना कॉन्सेप्ट से निकल रहा है सोल प्रोप्राइटर के। कंट्रोल में क्या आएगा कि हर डिसीजन पे किसका कंट्रोल होगा, किसकी जो बातें हैं वो ज्यादा वेट रखेगी, वो कौन है, ओनर की। तो द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जो एक अकेला इंडिविजुअल ओनर है उसके डिसीजंस को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस बाय द अदर्स, जो अदर पर्सन है वो इसके डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। देन उसके बाद है नो सेपरेट एंटिटी। ये मैं पहले भी समझा चुकी तुम्हें कि इन द आईज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, यानी कि मेरी शॉप और मैं अलग नहीं है। ठीक है, मेरी शॉप बातें कर सकती है नहीं, मेरी शॉप की अलग आइडेंटिटी है, मेरी शॉप को कोई अलग लोग चला रहा है नहीं। तो ये क्या है, मैं और मेरी शॉप एक ही है। as business doesn't have an identity separate have an identity separate from the owner. The owner is therefore held responsible for all the activities of the business. तो no distinct identity। उसके बाद है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अब क्योंकि मैं ही शॉप की ओनर हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो हो सकता है मेरी शॉप को ताला लग जाए, या मैं पागल हो जाती हूँ, इंसैनिटी, तो वो एक चीज़ है। या फिर मुझे जेल हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट। या फिर मैं फिजिकल एलिमेंट यानी कि मैं फिजिकली इम्पेयर हो जाती हूँ, डिसेबल हो जाती हूँ। या फिर बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी यानी कंगाल, दिवालिया हो चुकी हूँ मैं, मेरा नुकसान हो चुका है। अब मैं इस स्टेट में भी नहीं हूँ कि मेरी पर्सनल एसेट को बेच के पैसा रिकवर किया जाए, मैं बिल्कुल ही कंगाल हो चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको बोला है द सोल प्रोप्राइटर, यहाँ सोल आएगा। बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, देयरफॉर डेथ, इंसेनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंक्रप्सी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर विल हैव अ direct and detrimental effect on the business and may even cause closure of the business। और ये क्या है, बिजनेस को बंद होने का भी कोज बन सकता है। तो इसी को क्या बोला है, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पे हमने 6 फीचर देखे। पहला फीचर देखा फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो कि इजी है, जिसमें कि कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती। ये साइड में तुम लिख सकते हो। देन इसका लाइसेंस भी रिक्वायर हो सकता है किसी केस में, जैसे लिकर एंड केमिस्ट का मैंने एग्जांपल दिया। देन उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी में अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मेरे घर की एसेट को भी बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है, ये याद रखना। घर के जेवर बेचेंगे क्या, ठीक है, इससे याद रहेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन उसके बाद है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। अब क्योंकि ओनर भी मैं ही हूँ, कंट्रोल भी मैं ही करती हूँ, डिसीजन भी मेरे चलेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी किसका होगा, मेरा होगा। कंट्रोल में हमने देखा था कि राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस, बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या डिसीजन लेने हैं, वो सब कौन लेगा, ओनर लेगा। देन उसके बाद नो सेपरेट एंटिटी, मेरी शॉप और मैं अलग नहीं थे, मेरा बिजनेस और मैं अलग नहीं हूँ, कोई सेपरेट लीगल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं है। देन उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि अगर मैं डेथ हो जाती है मेरी, या मैं इंसेन हो जाती हूँ, या इम्प्रिजनमेंट जेल हो जाते हो मुझे, या फिर मैं फिजिकली डिसेबल हो जाती हूँ, या बैंक्रप्सी, तो ये सारे ही केस जो है सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को डिसकंटिन्यूटी पे लेके आ जाएंगे, यानी बंद होने की कगार पे ले आएंगे। तो ये हमारे क्या थे, फीचर्स। देन अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिट्स।
एंड देन उसके बाद हम पढ़ने वाले डीमेरिट। अब तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मेरिट एंड डीमेरिट है ना, वो सब मेरे कहाँ से निकलने वाले हैं, वो फीचर से निकलने वाले हैं। हमने 6 फीचर पढ़े हैं। तो वो फीचर में मैंने ये बताया था डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो डिसीजन जो है वो क्विक हो जाता है क्योंकि कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। वो हमने पढ़ा था ऊपर, तो यही रीजन है, यही इसकी मेरिट बन जाती है, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या आएगा मेरे पास, अ सोल प्रोप्राइटर एंजॉय कंसीडरेबल डिग्री ऑफ द फ्रीडम, यानी उसके पास आज़ादी रहती है डिसीजन को लेने की इन मेकिंग द बिजनेस डिसीजन। फर्दर डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू कंसल्ट अदर्स, क्योंकि मैं ही मालिक, मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे ही पता है मेरे को बिजनेस कैसे चलाना है, तो किसी दूसरे से मुझे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो दिस मे लीड टू टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। हो सकता है कि मेरे जो है कपड़ों की शॉप थी और मुझे पता चल रहा है कि आसपास सब लोग जो है वो गुजराती साड़ी खरीदने लग गए हैं, तो मुझे दूसरे से कंसल्ट जरूरी करने की जरूरत नहीं है कि मैं गुजराती साड़ी लेके आऊं या नहीं। अगर बिक रही है तो मैं टाइमली बेसिस पे डिसीजन लेके अपनी शॉप पे उसको लेके आके पैसा कमा सकती हूँ। इसी को क्या बोल रहे हैं वो, कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। एंड व्हेन दे अराइज। तो ये था क्विक डिसीजन मेकिंग में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, नो नीड टू कंसल्ट अदर्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं खुद अकेली हूँ, अकेले ही मैंने डिसीजन लिया, किसी से कंसल्ट नहीं किया, कहीं पे मैंने साइन नहीं किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे डिसीजन को कॉन्फिडेंशियल यानी कि अपने पास रख सकती हूँ, गुप्त रख सकती हूँ, राज रख सकती हूँ। तो सोल डिसीजन making authority enables the proprietor to keep all the information related to business operation confidential and maintain secrecy. A sole trader is also not bound by the law to publish firm's account. अब ना मेरे कुछ कंपनीज लो होते हैं जिसमें मुझे बोला जाता है कि मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो एंड इक्विटी स्टेटमेंट, उसको मुझे क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है आरओसी की साइट पे जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे कि मुझे अपनी फाइनेंशियल्स को, अपनी स्टेटमेंट को, कैश फ्लोज को मुझे डिस्क्लोज करना पड़े। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो डिसीजन मेकिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी मिल गई और ना ही मुझे क्या करना है, अपने एफएस को डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, यहाँ पे था इन्फो विल बी अनडिस्क्लोज फ्रॉम अदर्स, ये तो हो ही गया। प्लस यहाँ लिख लो नो नीड टू शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और यहाँ इन्फो को तुम रिप्लेस कर लो डिसीजन, डिसीजंस विल बी अनडिस्क्लोज फ्रॉम अदर्स। ठीक है। और उसके बाद है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव वही हमारा रिसिपिएंट वाले फीचर से आ जाएगा कि सोल प्रोप्राइटर इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड रिस्क, जो हमने कहाँ पे देखा था, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट में। तो यही हमारी क्या बन जाएगी, इंसेंटिव बन जाएगी। और इसी का अपोजिट लॉस वाला केस जो है डीमेरिट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव में हम देखेंगे अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीच द बेनिफिट ऑफ हिज हर एफर्ट एज ही शी सोल रिसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट, फीचर से निकल गया। देन द नीड टू शेयर प्रॉफिट डजंट अराइज एज ही इज द सिंगल ओनर, यानी मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है या फिर कोई और ऐसा मैनेजर नहीं है जिसको मुझे अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना पड़े। ठीक है। दिस प्रोवाइड्स मैक्सिमम इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू वर्क हार्ड। अगर मैं अकेली हूँ और मुझे पता है प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, तो मैं उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी, और तब ज़्यादा मेहनत करूँगी जब मुझे पता है किसी के साथ मुझे इसको शेयर नहीं करना है, प्रॉफिट को बाँटना नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट इंसेंटिव। देन उसके बाद है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब मेरी कुछ स्किल्स होगी, मान लो जैसे इंजीनियरिंग स्किल्स है, उसके बेसिस पे मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है खुद, तो वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है कि मैंने कर दिखाया, ये मैंने किया, मेरी स्किल्स के बेसिस पे किया। तो देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। खुद के लिए काम करना एक अलग सेटिस्फैक्शन देता है। द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो कि खुद की सेटिस्फैक्शन तो कंट्रीब्यूट करता ही करता है, बट
also instill in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability। यानी मैंने बिजनेस किया और उसमें प्रॉफिट भी हो गया तो वहां से पता चलता है कि हाँ मुझ में एबिलिटी है। तो ये वाली एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाती है। देन उसके बाद ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यही चीज हमने पहले फीचर में देखी थी और यही हम किस में देख रहे हैं, मेरिट में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एन इम्पोर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू बिजनेस विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज। कल को हो सकता है मैं दूसरे बिजनेस में भी जाना चाहूँ तो यहाँ पे मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है तो मैं बिना हिचकिचाए बिना ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी के दूसरे बिजनेस को भी ज्वाइन कर सकती हूँ। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई ऐसा सेपरेट लॉ नहीं है जो कि गवर्न करता है सोल प्रोप्राइटरशिप को। एज सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फ्रॉम द बिजनेस, इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। तो कुछ चीजें हैं जो कि मेरे फीचर से ही निकल गई। कौन कौन सी, थोड़ा हम मार्किंग करके चलते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये मेरा पहला फीचर था जो कि हमने कहाँ देखा था, ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या देखा था, कॉन्फिडेंशियल डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मेरा क्या था, थर्ड फीचर था शायद। थर्ड फीचर में सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, तो ये मेरा सेकंड मेरिट बन गई, थर्ड फीचर यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव। देन उसके बाद ईज एंड ये तो हमने देख ही लिया। क्विक डिसीजन मेकिंग एंड जो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो किससे आ रही थी मेरे पास, कंट्रोल से आ रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो किसके पास है, ओनर के पास है, तो यहाँ से आ रहा था। इससे हम लिख सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्विक लिया है प्लस मुझे दूसरे से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मेरे दो फीचर्स जो है मेरिट बन रहे थे। और ये जो तुम्हारा हो गया सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, इसे तुम याद कर लेना। तो इस तरीके से हर चीज तुम रट नहीं सकते, तुम्हें थोड़ा लिंकिंग बनानी पड़ेगी कि कहाँ से क्या लिंक बन के मैं चीजों को याद रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे क्या हो गए, मेरिट कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं डी मेरिट्स की। डी मेरिट में हम वही बातें करेंगे जैसे कि अब क्योंकि मैं एक अकेली ओनर हूँ तो जो अगर वही तीन चार फैक्टर थे जैसे जेल, इंसैनिटी और उसके बाद डेथ, या फिर मेरे पास क्या था, डेथ हो गई, इंसेनिटी हो गई, बैंकरप्सी हो गई। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरी जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो यही इसकी क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज बन जाती है, जो कि हमने फीचर में भी देखा था। फीचर में हमने कहाँ देखा था, ये यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो यही क्या बन गया अपना दूसरा डीमेरिट बन गया, लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अब यहाँ से पढ़ते हैं लिमिटेशन में। लिमिटेशन में है नॉट विथस्टैंडिंग वेरियस एडवांटेज द सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन। सम ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर एज फॉलोज, जैसे कि लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड। कैसे लिमिटेड है, उसकी पर्सनल सेविंग एंड बोरोइंग सी होती है फ्रॉम द अदर्स। कुछ उसकी पर्सनल सेविंग होगी और कुछ उसने फंड जो है बोरो किया होगा, बाहर से उठाया होगा। देन बैंक एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड द लोन, लॉन्ग टर्म लोन। अब क्योंकि एक अकेला बंदा है उसके पास रिसोर्सेज भी कम हो गए तो बैंक भी क्या करेगी, उनको लोन देने में हिचकिचाएगी, लोन उनको कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो lack of resources is one of the major reason why the size of business rarely grows and much generally remains the small। यानी एक शॉप की छोटी सी वो शॉप ही रह गई जनरल केसेस में। ठीक है, और एक्सेप्शन तो है ही। तो यहाँ पे हम नो गारंटी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ तुम क्या लिख लो, रिसोर्सेज लिमिटेड टू सेविंग्स एंड लोन फ्रॉम अदर्स। ये आ जाएगा तुम्हारे पास, इसे लिख लो यहाँ पे फर्स्ट फीचर के उसमें। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लिमिटेड लाइफ, ये मैंने तुम्हें समझा ही दिया।
उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी हमने फीचर में भी देखी थी कि मैं अपनी पर्सनल एसेट्स को मेरी पर्सनल एसेट को भी बेचा जा सकता है पैसे रिकवर करने के लिए। तो ये क्या बन गई इसकी डीमेरिट बन गई। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर फीचर भी अच्छे से याद है ना तो 3-4 मेरिट और डीमेरिट तुम लिख सकते हो। तो ये हो गई मेरी अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। A major disadvantage of sole proprietorship is the owner that has unlimited liability. If business fails, the creditor can recover their dues not merely from the business asset but also from the personal asset of the proprietor. A poor decision or an unfavorable circumstance can create serious financial burden on the owner. एक गलत डिसीजन जो है मेरे बिजनेस को नुकसान के कगार पे लेके जा सकती है, यही बोला है। That is why a sole proprietor is less inclined to take risk in the form of innovation or expansion. तो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है तो उसको वो ग्रैब करने की कम कोशिश करता है ड्यू टू हायर रिस्क। फिर उसके बाद है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज में बोला है द ओनर हैज टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क। अब ऐसा हो सकता है कि मुझे सेल एंड परचेज करना भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन भी आनी चाहिए, नेगोशिएशन भी आना चाहिए। तो वो सारी जो स्किल्स है वो एक पर्सन में नहीं हो सकती। तो यही बोला है कि लिमिटेड एबिलिटीज होगी। द ओनर हैज टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजरियल टास्क सच एज स्किल्स टू रिजेक्ट टू गेट द प्रोजेक्ट। यानी जैसे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वेंडर कोटेशन देते हैं, हम उसमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज बताते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्वालिटीज है, आप बल्क में खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो ये एडवर्टीजमेंट वाले लोग नहीं होते, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। प्लस वेंडर कोटेशन होती है कि हमें किस वेंडर से माल सस्ते में मिल सकता है, कहाँ से परचेज करना चाहिए। फिर सेलिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। देन आपको बैंक से लोन लेना आना चाहिए कम इंटरेस्ट पे। तो ये क्या है, स्किल्स है, ये एक बंदे में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैनेजरियल टास्क जो है जैसे परचेजिंग करना, सेलिंग करना गुड्स की, एंड देन फाइनेंस का अरेंज करना, पैसे अरेंज करना। तो स्किल्स टू गेट फाइनेंस जैसे कि दोस्तों की हेल्प लेना, लोन लेना बिजनेस को खड़ा करने के लिए, और फिर उसके बाद उसका एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेना। तो इट इज रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स इन ऑल दीज एरियाज। यानी हर कोई इंसान अपने पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट होता है और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारी ही स्किल्स उस इंसान के पास हो। तो दस डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस्ड इन ऑल द केसेस। अब एक डिसीजन जो है वो तीनों एक्टिविटी में बैलेंस नहीं हो सकता बहुत बार। ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, sole proprietor may not be able to employ and retain the talented ambitious employee। अब जिस एम्प्लॉय में स्किल होगी उसको पैसा भी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लैग करते हैं, पैसा जो है वो कम है, तो उसकी सैलरी मैं कैसे दूंगी। दो, sole proprietor suffers from various shortcomings। Many entrepreneurs opt for this form of organization because of its inherent advantages, जैसे कि easy foreclosure और easy for closure and opening of the business। एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, ये सब हमने देखा था। इट रिक्वायर्स लोअर अमाउंट ऑफ कैपिटल, थोड़ी कैपिटल चाहिए होती है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द बिजनेस which are carried out on a small scale and where customer demand personalized services। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाते हैं, डीमेरिट्स खत्म हो जाती है। मेन यहाँ पे ना पता है, अगर तुम्हें केस स्टडी मिलती है तो तुम्हें क्या वर्ड्स ढूंढने हैं, ये वर्ड्स ढूंढने हैं कि जो इंसान है वो स्मॉल स्केल पे बिजनेस को रन करना चाहता है और उसके पास जो पैसा है, कैपिटल है, वो कम है, और उसका पर्सनलाइज एरिया जैसे आर्टिस्ट का है तो वहाँ पे पर्सनल चीजें है, पर्सनल ड्राइंग की स्किल है, ब्यूटिशियन का है तो मेकअप करना आना चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई का है तो एक बार आप ट्रेनिंग भी दे दोगे तो भी हो सकता है। बट ये सोच लो कि कोई प्रोफेशनल है, बिल्कुल अच्छे से उसने कोर्स किया हुआ है, तो वो भी अपनी पर्सनल स्किल दे रहा है। तो ये 3-4 इंडिकेटर तुम्हें ढूंढने हैं केस स्टडी में, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किस केस के बारे में बात कर रहा है, वो किस फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। तो ये 3-4 चीजें फीचर, मेरिट एंड डीमेरिट से तुम्हें पता चलेगा कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात कर रहा है। इसको समराइज करने के लिए मैं तुम्हारे लिए 5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स का यूज करने वाली हूँ कि फीचर्स को कैसे हमने मेरिट एंड डीमेरिट से
कनेक्ट किया है और उसको याद करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारा सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जाती है खत्म। ठीक है, 5 मिनट की सेपरेट वीडियो मिलेगी जिसमें मैं रिवीजन करा दूंगी।